हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए हमारी जो पर्यावरण अध्ययन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और इस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? न्यूयॉर्क, दिल्ली, मुंबई, टोक्यो। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर पूछा गया है। ठीक है, तो नगर आपको बताना है कौन सा है। न्यूयॉर्क, दिल्ली, मुंबई, टोक्यो। तो टोक्यो जो है जापान का शहर, वो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम किस्म की भारतीय टीक यानी कि सागौन किस जंगल में पाया जाता है? पूछा जा रहा है कि बेस्ट क्वालिटी का भारतीय टीक सागौन किस जंगल में पाया जाता है? सुंदरबन वन, कान्हा वन, सतपुड़ा वन और गिर वन। तो देखिए जो बेस्ट क्वालिटी का भारतीय टीक सागौन है वह सतपुड़ा के वनों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सतपुड़ा के वनों में पाया जाता है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन में मीडिया संसाधनों के रूप में किन टेलीविजन चैनलों का उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, क्या कह रहा है आपसे कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऐसे कौन से मीडिया सोर्सेस हैं जो टीवी चैनल पर मतलब यूजफुल है, टीवी चैनल में मतलब पर्यावरण से रिलेटेड चीजें दिखाते हैं। प्लेनेट अर्थ, डिस्कवरी चैनल। अब ऑप्शन दिए आपके पास, केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो देखिए आपने प्लेनेट अर्थ में भी देखा होगा, डिस्कवरी चैनल पे भी देखा होगा। ये दोनों चैनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें दिखाते हैं, जीव जंतुओं के बारे में दिखाएंगे, अमेजन के जंगल दिखाएंगे, बहुत सी नई नई चीजें पर्यावरण से रिलेटेड ये दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज हो रही है कि ये सिलेबस के अलावा भी आपको जानना चाहता है कि तमाम प्रकार की जो जानकारी है वो आपको है कि नहीं। आपको यहाँ पर ओवरऑल सभी दिशाओं में तैयारी करनी है। अब देखिए ये एक आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ चीज है, मतलब जिसने अगर देखा होगा इस चीज के बारे में तो वो तुरंत इस क्वेश्चन को लगा देगा, नहीं तो वो तो कई लगाएगा फिर, है ना। तो देखिए ईवीएस से रिलेटेड डिस्कवरी चैनल है हमारा, और एक और है नेशनल जियोग्राफिक चैनल, और एनिमल प्लेनेट यानी कि प्लेनेट अर्थ जो है, ये क्या है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जैसे कि वन्य जीवन, लुप्त प्राय प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जो कि विलुप्त हैं, जैसे कि हमने बात भी हुई थी हमारी रेड डाटा सूची है जहां पर रखा जाता है इनको विलुप्त होती प्रजातियों को। पर्यावरणीय मुद्दों पर अपने फोकस के कारण मूल्यवान मीडिया संसाधन है। ठीक है, तो याद रखें आप इसे। अगला है, छात्र किससे बेहतर सीखते हैं? अखबारों की कटिंग से, आरेख बनाने से, सहकर्मी चर्चा से। निर्भर करता है क्योंकि अलग अलग बच्चों की अधिगम की शैली के लिए अलग अलग प्राथमिकताएं होती है। तो डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर बच्चे एक दूसरे से कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं। तो हर बच्चे की जो लर्निंग स्टाइल है वो कैसी कैसी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, इसलिए आपका आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में कितने विषय हैं? देखिए ये बड़ा शानदार सा क्वेश्चन आ गया आपके लिए कि पर्यावरण अध्ययन का जो हमारा, ठीक है, करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसमें कितने विषय हैं? 4, 5, 6, 7। जो हमारा एनसीईआरटी का पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम है उसमें जो टॉपिक रखे गए हैं वो 6 रखे गए हैं। कितने रखे गए हैं आपके? 6 रखे गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक हैं आपके, जान लेते हैं हम उनको। पहला है आपका परिवार और दोस्त, और इसमें 4 उप विषय शामिल हैं, जैसे कि रिश्ते, काम और खेल, बस, पशु और पौधे। ठीक है, दूसरा है खाना, तीसरा है आश्रय यानी कि शेल्टर, फिर है पानी, उसके बाद यात्रा, और वे चीजें जो हम बनाते और करते हैं। अब इसमें से डायरेक्टली ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आपके जो पर्यावरण के पाठ्यक्रम में जो 6 सामान्य विषय हैं, इनमें से आपको कोई 3 दे देगा और एक अन्य कोई अलग दे देगा, तो इनमें से कौन सा नहीं है। इस तरीके से भी क्वेश्चन सीटेट और बाकी की अन्य टेट परीक्षाएं हुई हैं, उसमें क्वेश्चन देखने को मिला है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें। ठीक है, चलिए अगला है, कौन सा शब्द उस स्थिति को संदर्भित करता है जब दोनों खिलाड़ी टेबल टेनिस में 10 अंक के स्कोर तक पहुंच जाते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन से हमें लग रहा है कि हर एक पाली में उसने स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या है, एक दो क्वेश्चन तो आए ही आए थे। ठीक है, जैसे कि आप शुरुआत की अगर पहली वीडियो से देख रहे हैं तो ये चीज आपने नोटिस की होगी कि स्पोर्ट में अच्छा खासा इसने ध्यान दिया है, एक दो क्वेश्चन हर पाली में लेकर ये आया था।
तो कह रहा है कि टेबल टेनिस में ऐसी कौन सी शब्दावली प्रयोग होती है जब दोनों खिलाड़ी जो हैं वो 10 के स्कोर तक पहुंच जाते हैं? ड्यूस, लव, ड्रॉ, गेम पॉइंट। तो टेबल टेनिस में जब दोनों खिलाड़ी 10 अंक के स्कोर तक पहुंच जाते हैं तो वहां पर शब्द यूज होता है ड्यूस। कौन सा शब्द यूज होता है? ड्यूस। ठीक है, याद रखें। अगला है अखिल भारतीय कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? ठीक है, कालिदास समारोह की बात हो रही है, कहाँ पर आयोजित किया जाता है? कोलकाता, भोपाल, हैदराबाद, उज्जैन। तो कालिदास समारोह आपका उज्जैन में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? उज्जैन में आयोजित किया जाता है। अगला है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक फादर किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर सुशोभन बनर्जी, डॉक्टर लीला जोशी, डॉक्टर मंजुला अनागनी। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति के जनक। ठीक है, और ये एक ऐसा कार्यक्रम था जिसने ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। मैंने डिस्कस भी किया है हमारी जो पिछली वीडियो थी उनमें कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, और ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताना कि हरित क्रांति के जनक भारत में कौन हुए। चलिए, अगला है भूजल का उपयोग निम्न में से किस गतिविधि के लिए सबसे अधिक किया जाता है? तो भूजल जो है उसका सबसे ज्यादा उपयोग किसके लिए किया जाता है? धुलाई के लिए, पीने के लिए, कृषि के लिए, उद्योगों के लिए। तो भूजल का सबसे अधिक उपयोग जो किया जाता है वो एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए, अगला है जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? देखिए, फिर करंट का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि, धनुष। तो जमीन से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है उसका नाम है त्रिशूल। क्या है? त्रिशूल। चलिए, अगला है निम्न में से कौन सा बहुलक यानी कि पॉलीमर प्लास्टिक से तो हल्का होता है और स्टील से क्या है? मजबूत होता है। 2 DPA1, 3DSQ, WRS1 और 123SRD। तो ये तो अगर आपको आता है तो ही लगा पाओगे, नहीं तो फिर क्या, ऐसी स्थिति में तो कुछ नहीं बनता है भाई। तो याद रख लें इस क्वेश्चन को तो आप अच्छे से। ठीक है, किसी भी प्लास्टिक के बारे में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वह अधिकांशतः प्लास्टिक से तो हल्का होगा और स्टील से अधिक मजबूत होगा, लेकिन दो ऐसे हैं पॉलीमर जो कि इन विशेषताओं को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि एक तो है डायनेमा यानी कि UHMWPE, और दूसरा है 2D PA1। ठीक है, तो याद रखें इस बार पूछा गया है 2D PA1, तो हो सकता है अगली बार डायनेमा के बारे में पूछ लें, तो UHMWPE ये याद रखें। ठीक है, पॉलीमर्स हैं, ये बहुलक है। अगला है निम्न में से कौन सा इसरो का पहला स्वदेशी प्रायोगिक संचार उपग्रह था? यह पहले भी आ चुका है। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूअस वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये इसका आंसर आ रहा होगा। निम्न में से कौन सा इसरो का पहला स्वदेशी प्रायोगिक संचार उपग्रह था? एस्ट्रोसेट, ठीक है, एप्पल, अनुसेट और ASLV-D1। तो कौन सा था? एप्पल था। कौन सा था? एप्पल। याद रखें। ठीक है, इसरो का पहला स्वदेशी प्रायोगिक संचार उपग्रह एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट यानी कि एप्पल था, जिसे 19 जून 1981 को प्रक्षेपित किया गया था। चलिए, अगला है बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र की घोषणा किस वर्ष लागू की गई? ठीक है, बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1961, 1967, 1973, 1978। तो कब की गई? 1967 में की गई थी। ठीक है, याद रखें। चलिए, अगला है मतलब इसके बारे में थोड़ा और जान लो आप। चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर संधि, जिसे बाह्य अंतरिक्ष संधि के रूप में भी जाना जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की नींव है, इसे अक्टूबर 1967 में क्या किया गया था? लागू किया गया था।
अगला है यूकेरियोट्स में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में और रेक्टिकाओं में। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि यूकेरियोट्स में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, यूकेरियोट्स में प्रकाश संश्लेषण विशेष कोशिकाओं के भीतर होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, विशेष रूप से थाइलाकोइड झिल्ली और स्ट्रोमा में। अगला है गिर सेंचुरी यानी कि गिर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात। तो गिर सेंचुरी जो है वो आपकी गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अगला है भू निर्माण की कौन सी प्रक्रिया सिंचाई की आवश्यकता को क्या करती है? कम करती है और कई क्षेत्रों में स्वीकृति प्राप्त कर रही है, क्योंकि सिंचाई के पानी की पहुंच सीमित होती जा रही है। तो भू निर्माण की ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो कि यहाँ पर क्या होता है, ऐसा करने से सिंचाई की जो आवश्यकता है कम होती है? क्यों? और इसको क्या है, स्वीकृति भी प्राप्त हो रही है, क्योंकि ज्यादातर क्षेत्रों में सिंचाई के पानी की क्या हो जा रही है, पहुंच जो है वो सीमित होती जा रही है। तो इसे क्या कहेंगे? राइज्ड बेड गार्डनिंग यानी कि उठाया बिस्तर बागवानी, जेरिस्केपिंग बागवानी, जल सोखना। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है जेरिस्केपिंग। क्या कहेंगे? जेरिस्केपिंग। नया शब्द है, याद रखें अच्छे से। चलिए, अगला है जल। ऐसा जल जो रासायनिक और जैविक अशुद्धियों से मुक्त होता है कहलाता है। क्या कहलाता है? आसुत जल यानी कि डिस्टिल वाटर, पीने योग्य पानी, पौष्टिक पानी, काला पानी। तो ऐसा पानी जो रासायनिक और जैविक अशुद्धियों से मुक्त होता है वह कहलाता है आपका आसुत जल। क्या कहलाता है? आसुत जल। चलिए, स्वच्छ पानी का बीओडी मान क्या होगा? 5 ppm से कम, 17 ppm, 10 ppm और 15 ppm। तो स्वच्छ पानी का जो बीओडी मान होता है वो आपका 5 ppm से कम होता है। कितना होता है? 5 ppm से कम होता है। तो स्वच्छ जल का बीओडी, अब बीओडी की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है परीक्षाओं में, तो याद रखें, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है बीओडी की फुल फॉर्म? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और सामान्यतः ये जो स्वच्छ पानी में इसका जो मतलब परसेंटेज जो होगा वो आपका 5 भाग प्रति मिलियन यानी ppm से कम होता है, जो कि न्यूनतम कार्बनिक प्रदूषण को दर्शाता है। अगला है अजैव निम्नीकरणीय कचरे के लिए किस रंग के डिब्बे का उपयोग किया जाता है? यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, कचरा होता है, इसके लिए हम किस रंग का डिब्बा उपयोग में लाएंगे? हरे डिब्बे, नीले डिब्बे, पीले डिब्बे, लाल डिब्बे। तो इसके लिए कौन से डिब्बे प्रयोग किए जाते हैं? अजैव निम्नीकरणीय के लिए नीले डिब्बे प्रयोग किए जाते हैं। कौन से डिब्बे? नीले डिब्बे। अब आपने कचरे के अलग अलग डिब्बे देखे होंगे, नीला डिब्बा, पीला डिब्बा, हरा डिब्बा, लाल डिब्बा। देखा है कि नहीं देखा है? तो चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, सामान्यतः नीले रंग के कूड़ेदानों का उपयोग गैर जैव निम्नीकरणीय कचरे के लिए किया जाता है, जो प्राय प्लास्टिक, कागज और कांच जैसे पुनर्चक्रणीय सामग्री होती है। ठीक है, नीले डिब्बे, इनका उपयोग आमतौर पर प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, कागज और कार्डबोर्ड के लिए, सूखे कचरे के लिए किया जाता है। हरे डिब्बे, इनका उपयोग जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट जैसे कि खाद्य अपशिष्ट, यार्ड अपशिष्ट और अन्य कार्बनिक पदार्थों के लिए किया जाता है, जो कि विघटित हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो नीले डिब्बे। अब बायोडिग्रेडेबल पूछता आपसे, तो हरे डिब्बे। ठीक है, और लाल डिब्बे जो होते हैं वो घरेलू कचरे के लिए सामान्यतः उपयोग होते हैं, जिन्हें पुनर्चक्रित या खाद में नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, और आपने इस तरीके से देखिए डिब्बे देखे भी होंगे जो कचरे के डिब्बे होते हैं। ठीक है, हर डिब्बे का मतलब एक सिंबल है एक तरीके से, इस रंग के डिब्बे में आपको ये डालना है। चलिए, अगला जल अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? मार्च 1974 में, मार्च 1975 में, अप्रैल 1974 में, अप्रैल 1975 में। तो जल अधिनियम भारत में मार्च 1974 में लागू हुआ। कब हुआ? मार्च 1974 में। एक्यूरेट डेट अगर आपसे पूछे तो 23 मार्च 1974। ठीक है, अगला है वृक्षों के कृषि उपयोग सहित कृषि और वृक्षों की परस्पर क्रिया कहलाती है। कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, वन प्रबंध, वन संरक्षण। ठीक है, तो वनों वृक्षों के कृषि उपयोग के अलावा
कृषि और वृक्षों की परस्पर क्रिया कहलाती है आपकी एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी कि कृषि वानिकी। ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम का संशोधन किस वर्ष किया गया था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब अमेंड किया गया था? 1989 में, 1986 में, 1988 में, 1984 में? तो वन संरक्षण अधिनियम आपका कब किया गया, कब अमेंड किया गया? इसमें 1988 में इसमें सुधार किया गया। ठीक है। चलिए, तो फिर ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।